ओके, प्रीवियस लेक्चर जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अपने कैपेसिटर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कवर कर लिया था। उसमें आइसोलेटेड कैपेसिटर के बारे में समझ गए थे जिसमें एक सिंगल प्लेट होता है, और एक ऐसे कैपेसिटर के बारे में समझे थे जिसमें हमें दो प्लेट्स यूज करने पड़ते थे, और उसका कंपेयर देखा था कि इन कंपेयर टू सिंगल प्लेट अगर मैं डबल प्लेट यूज कर रहा हूं जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे अगर नेगेटिव चार्ज, इस तरह का एक कैपेसिटर अगर बनाने की कोशिश करता हूं तो कैपेसिटेंस हमारा काफी इंक्रीज कर जाता है। उसके पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। हमारे फॉर्म में निकल चुके थे कैपेसिटेंस के, क्या निकला था, Q इज इक्वल टू C इंटू V। और यहां ध्यान रहे ये पोटेंशियल नहीं होता था, पोटेंशियल का डिफरेंस होता था। जब हमने पैरेलल प्लेट्स बनाए थे तो पैरेलल प्लेट्स में क्या था, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ का पोटेंशियल V प्लस लिखा था, यहाँ का पोटेंशियल V माइनस लिखा था। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, ठीक है। अब देखो डिफरेंस लिखने की वजह से क्या होता था, कैपेसिटेंस जो है वो आपका काफी इंक्रीज कर जाता था इस पोटेंशियल के डिक्रीमेंट की वजह से। पोटेंशियल कब इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस कौन सा अच्छा होता था, जिसमें आप बहुत सारे चार्जेस को रख लो लेकिन फिर भी पोटेंशियल में ज्यादा इंक्रीमेंट ना हो, ऐसी चीजों का कहा जाता था कि कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने दो चीजें ध्यान रख ली थी, एक आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, उसके लिए ध्यान रखिएगा बच्चे कि आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास सिंगल प्लेट होनी चाहिए, एक ही प्लेट होती है। दूसरी प्लेट हम मानते हैं कि इसका जो सेकेंड प्लेट है वो इनफाइनाइट पे है। यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इस पॉइंट से स्टार्ट होती थी, मान लो P पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और वो इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होती थी। तो आपकी जो एनर्जी होती थी वो P पॉइंट से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, ठीक है। यहां पर एनर्जी जो होती थी वो इसी के बीच में रहती थी, क्योंकि साइड साइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वो जीरो हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं अलग अलग शेप्स का। जैसे शेप के बेसिस पे देखा जाए तो कैपेसिटर आप तीन डिस्कशन ले सकते हैं। एक तो क्या होता है, एक को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम से समझो। उसमें दो प्लेट्स होंगी, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से अगर मैंने दो प्लेट्स लगा रखी हैं तो इससे एक कैपेसिटर बनता है जिसको नाम दिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक और होता है, उसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। उसमें क्या होता है, जो प्लेट्स का शेप होता है वो स्फीयर होता है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि अंदर वाला जो प्लेट है उसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज डाल दो और जो बाहर वाला प्लेट है उसके ऊपर बैटरी से ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल डाल दो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां पर ट्रैप हो जाएगी। तो एक टाइप से यहां पर भी आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर लिया। ये भी एक टाइप का कैपेसिटर हो गया, इसको आप नाम दोगे स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। एक और बन सकता है, शेप के बेसिस पे देखा जाए तो क्या कर सकता हूं कि अंदर का जो प्लेट है उसको सिलेंड्रिकल शेप्स बना सकते हैं। ऐसे प्लेट जो हो सकते हैं उसके वजह से सिलेंड्रिकल शेप बना दिया, ठीक है, ऐसा। अब क्या होगा, अंदर वाले प्लेट को आप चाहो तो उसको पॉजिटिव चार्ज दे दो, ये पूरी को पॉजिटिव चार्ज दे दो, ठीक, इसके सरफेस पे ऐसे फैला दिया गया, और बाहर वाले प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज दे दो। तो इस तरीके से कैपेसिटर बन गया। तो कैपेसिटर अगर हम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ शेप तो हम तीन टाइप के कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। पहला कैपेसिटर पढ़ने वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज के लेक्चर में इन तीनों का कैपेसिटेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो निकालना हम सीखेंगे। कैपेसिटेंस के लिए स्टेप ध्यान रहे, स्टेप क्या रहे थे, पहला स्टेप क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे यूजिंग E.dr, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर हम पोटेंशियल लिखते हैं VA माइनस VB तो यहां पर B से लेकर के A तक का इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। फिलहाल ये ज्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। मान लीजिए आप कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं और इन केस अगर कैपेसिटेंस नेगेटिव आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसके पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, क्योंकि देखो किसी का स्टोरेज नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। आप थर्ड स्टेप जब लगाओगे यहाँ पे, कई बार क्या होगा ना, इसको सॉल्व करने में, वो सॉल्व करते समय मैं दिखा दूंगा कि कई बार क्या होता है, अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि अगर ये A से B है तो ये इंटीग्रेशन B to A होगा, अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाता है तो कई बार क्या होता है कि ये पोटेंशियल जो है ना डिफरेंस वो नेगेटिव आ जाता है। तो उसमें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो तो ये यूज करना है, Q इज इक्वल टू CV। तो आपका कैपेसिटेंस जब भी निकलेगा
अब कैपेसिटेंस में अगर मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ, ये पोटेंशियल नीचे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल का क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कि कैपेसिटेंस किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता, यही सोच करके उसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है। तो इनकेस अगर आपका नेगेटिव आता भी है तो आप उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लोगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टार्ट करता हूं, ये पूरा निकाल देते हैं। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। उसमें करना क्या है, दो प्लेट आपको लेनी है और इसमें थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है। दोनों प्लेट्स इस तरीके से हमने ले लिया, इसको क्या किया, बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, तो होगा क्या, करंट का अगर डायरेक्शन ये रहा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, यानी यहां से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जा रहे हो तो इस प्लेट पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाएंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें एक चीज बताई थी आपको, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें नहीं देखनी है। कई बार ऐसे सोच सकते हैं बच्चे कि सर बीच में यहाँ पर तो गैप है, तो आप करंट कैसे फ्लो करा ले रहे हो, तो वो चीज हम डिस्कशन करेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी एक टाइप की करंट डेवलप होती है, उस करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हमारा आगे का पॉइंट है, काफी आगे जाकर के हम उसे पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि करंट इसमें फ्लो करती है और सर्किट कंप्लीट रहती है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई बार सोच सकते हो कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इस तरीके से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ सकती हैं, ऐसा भी तो शेप हो सकता है ऊपर के साइड पे ऐसे। तो होता क्या है, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। देखो ये जो प्लेट है इसका एरिया मान लो ए, एरिया हम सपोज कर लेते हैं ए, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सपोज कर लो कुछ डी। ठीक है, ये चीज कंसिडरेशन में ली जाती है कि जो डी है इज वेरी स्मॉल, डी जो है वो बहुत स्मॉल है इन कंपेयर टू एरिया, यानी हम एरिया को क्या ले रहे हैं, एरिया इज वेरी लार्ज, एरिया को बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस को काफी कम ले रहा हूं, एरिया को काफी ज्यादा ले रहा हूं। तो मीनिंग क्या हुआ, ये जैसा ही आप ये डिस्टेंस कम करके एरिया ज्यादा करोगे, इट बिहेव एज इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। ये क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की तरह काम करने लगेगा। और इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख चुके हैं बच्चे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता था, डिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होता था। और इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना है इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आई थी वो आई थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब इसमें क्या होता है, इन प्लेट्स को इतना पास में लेके आ जाते हैं, जैसे मान लो कोई चीज इनफाइनाइटली लॉन्ग हो नहीं सकती। इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या होता है, अब कंपेयर करने की चीज है। जैसे मान लो ये हाथ मेरा इनफाइनाइट शीट तो है नहीं, लेकिन मैं उसको पास लेते जाऊं लेते जाऊं लेते जाऊं लेते, जैसे चिपका दो पूरा, ऐसे जब पूरा चिपका दूंगा तो मेरे आंखों से लेकर के हाथ के बीच की डिस्टेंस है वो काफी कम है। उस डिस्टेंस के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये प्लेट इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या करते हैं, डिस्टेंस को काफी कम कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एरिया जो है वो काफी लार्ज हो जाएगा, जिस वजह से दोनों प्लेट एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की तरह काम करेंगी और उसके बीच में आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो पैरेलल हो जाते हैं। तो ये जो साइड की लीकेज होती है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, वो काफी कम हो जाता है। ठीक, अब ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ये सिंगल प्लेट की वजह से होता है। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जैसे पहला स्टेप हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इसका देखो, इसका पॉजिटिव प्लेट है, इसके लिए मान लीजिए सिग्मा लिख रहा हूं, तो नेगेटिव प्लेट पे भी सिग्मा ही लिखूंगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेगा, मतलब दोनों के नंबर ऑफ चार्जेस सेम है और दोनों के प्लेट का एरिया सेम है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया भी सेम आएगा। तो हमने दोनों के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू सिग्मा कंसीडर कर लिया। फिर देखो क्या है,
इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव चार्जेस जो है, जैसे मान लो मैं ऐसा कर लूं कि ये जो ब्लैक वाला मैंने ड्रॉ किया है ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो रेड वाला ड्रॉ कर रहा हूं ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। इसका मतलब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहां पर ई नेट अगर लिखा जाए तो पहले पॉजिटिव प्लेट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव प्लेट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालो, कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू बराबर है। तो इसको सॉल्व करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए दूसरे स्टेप में हमें क्या करना था, स्टेप नंबर 2 में यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पोटेंशियल को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो चलो पोटेंशियल हम जानते हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। इंटीग्रेशन तब करना जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, सॉरी वेरिएबल हो, कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही आ जाएगा, और डीआर का इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जो भी इसके बीच का डिस्टेंस आई है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो डी है कंसिडरेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, मैंने आपको अभी भी बताया था इसके पहले कि पोटेंशियल नेगेटिव अगर आ रहा है तो आपने दोनों का जो माइनस साइन लिया है वो अपोजिट ले लिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपेसिटेंस किसी का भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख डालो, कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इनके बीच की हो जाएगी डी। ठीक है, अच्छा सिग्मा को लिखा जा सकता है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हमने सिग्मा की जगह पर यूज कर लिया क्यू डिवाइडेड बाई ए। ओके, स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, यूज करना था Q इज इक्वल टू CV। अब यहीं पर क्या कीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू को यूज कर लीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू यहां डाल दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से मिलेगा हमें Q इज इक्वल टू, या C इज इक्वल टू करोगे तो ये V वाला टर्म नीचे आ जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C, पोटेंशियल की जगह डाल दो Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, डिस्टेंस नीचे डिवाइड में आएगा। तो ये कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ध्यान रखने वाली इसमें चीजें क्या क्या है वो देखिए, इसमें कहीं भी चार्ज नहीं आ रहा है, कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म नहीं आ रहा है। तो कैपेसिटेंस एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ इसके शेप की, मतलब जो कैपेसिटर मैंने बनाया है उसके डायमेंशन की प्रॉपर्टी होती है। ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल पे इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ अपने शेप की प्रॉपर्टी। जैसे रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जब हम सेट करते थे तो उसके लिए क्या लिखते थे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो जो है वो रेजिस्टिविटी होती थी, नेचर ऑफ मटेरियल होता था, एल उसकी लेंथ होती थी, एरिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम जो यूज करते थे वो था। मतलब अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम यूज कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें करंट से या वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं था। ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझिएगा। जैसे इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि जब चार्ज की वैल्यू मान लीजिए 5 कूलम रही होगी तो पोटेंशियल ये रहा होगा, तो बताओ चार्ज की वैल्यू जब 10 कूलम हो जाए तो पोटेंशियल कितना होगा। ऐसे मान लीजिए मैं एक केस बना दूं, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा आपको, दो जब आप फॉर्म करोगे कैसे क्वेश्चंस कैसे कर देते, इनिशियल कर देते थे, एक फाइनल कर देते थे, तो उसमें कैपेसिटेंस दोनों केस में क्या रखना पड़ेगा मुझे, सेम। जैसे आप रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे करते थे, मान लो मैं इसमें सॉल्व करता था V इज इक्वल टू IR की कोई क्वेश्चन होते थे, जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन होते थे कि वोल्टेज को बढ़ाऊं तो करंट कितना बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू निकालो, तो आप उसमें क्या ध्यान रखते थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। यहां पर भी सेम फॉर्मूला अगर मैं यूज कर रहा हूं Q इज इक्वल टू CV, तो यहां ध्यान रखना है यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है, फिक्स, वो नहीं बदलेगी। पोटेंशियल के कंपेयर में जो होगा चार्ज वो बदल जाएगा, चार्ज के कंपेयर में पोटेंशियल बदल जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये पहला था, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिस्कशन हुआ थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखो थोड़ा सा इसको एक तरीके से और समझ सकते हो आप कि यहां पर दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है,
दूसरे प्लेट पे ऐसे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, तो दोनों प्लेट जाकर के एक दूसरे से चिपक जाने चाहिए। ऐसा भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों प्लेट्स ऐसे हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स आकर के एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चिपकते ही क्या होगा, ये नेगेटिव उस पर डिस्चार्ज हो जाएगा और आपका सारा कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। चलिए मैं ऐसा निकाल सकता हूं, जैसे प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। आप ये फाइंड भी कर सकते हो, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। मान लीजिए ऐसा हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमें निकालना है प्लेट नंबर 2 पे पहले की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ऑब्वियस हमें दिख भी रहा है ये फोर्स अट्रैक्टिव है, ये दोनों चिपक भी जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या करते हैं, इसके बीच में एक मटेरियल फिल कर देते हैं, उसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक। हम आगे जाकर के उसको समझेंगे कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक ऐसा भर दिया जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक भरने की वजह से क्या होता है, वो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो थोड़ा सा आगे का डिस्कशन है, फिलहाल हम इसका मैथमेटिक्स डेवलप कर लेते हैं कि प्लेट नंबर 2 पे प्लेट नंबर 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें फोर्स निकालना है। क्या कह सकता हूं मैं, प्लेट नंबर 2 इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट नंबर 1। देखो प्लेट नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्लेट नंबर 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन नहीं करेंगे। कोई भी चीज, कोई भी चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। जैसे मान लो इसका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल नहीं लगा सकता। तो क्या किया जाता है, जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला कैसे यूज किए जाते हैं, चार्ज तो वो लेते हैं जिसपे हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है, ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। हम क्या करते हैं, वो चार्ज लेते हैं जिसके ऊपर हमें फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेते हैं, जो अदर चार्जेस है ना, बाकी सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है। क्योंकि जो चार्ज में, जिस चार्ज पे मुझे फोर्स निकालना है, वो अपने फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल सही है, होता है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए मुझे निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मुझे चार्ज तो 2 का रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज वो रखना है जिसपे हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी रखनी पड़ेगी, 1 की रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक अदर चार्ज तो यही पड़ा। तो चलिए फटाफट इसकी वैल्यू डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज नंबर 2, इसके लिए भी चार्ज क्या हो जाएगा, देखो इस पे चार्ज अगर मैं Q कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर भी मुझे चार्ज Q ही कंसीडर करना पड़ेगा। बस यहां पर प्लस होगा और यहां पर चार्ज क्या कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन बैटरी यहां से निकालेगी वही इलेक्ट्रॉन यहां पर डिपॉजिट कर देगी, इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब Q2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो भी Q आएगी, ठीक। अच्छा सिग्मा, जैसे मान लो ये मैंने Q लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देता। अब या तो आपका आंसर सिग्मा के टर्म्स में लिखो या तो चार्ज के टर्म्स में लिखो, दोनों के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। आप ये रिप्लेस कर दीजिए यहां पर, तो यहां से बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। या फिर आप क्या कर सकते हैं, Q की जगह पर सिग्मा इंटू ए प्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप दोनों में से जो फॉर्मूला आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन एक दूसरे से चिपकते नहीं है, क्योंकि अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, जिससे हमें थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर्स में या तो उसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक एक चीज समझ जाइए। देखो क्या होगा, मान लो मैं अंदर वाली प्लेट को पॉजिटिव और बाहर वाली प्लेट को नेगेटिव अगर कंसीडर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर इसके बीच में एक बैटरी कंसीडर करूं, तो मैंने क्या किया होगा, जो पॉजिटिव प्लेट है उस पॉजिटिव प्लेट को अंदर से कनेक्ट किए होंगे, और ये जो बैटरी का नेगेटिव प्लेट है वो बाहर वाली प्लेट से कनेक्ट किया गया होगा। मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल है V।
अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल V है, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाले को हम क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल, और निगेटिव वाले को हम क्या कहते हैं? लो पोटेंशियल। अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल V है, मतलब मैं कह सकता हूं कि उसके हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस V होना चाहिए। अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल हम V कंसिडर कर रहे हैं, मतलब क्या होगा? उसके हाई पोटेंशियल और उसके लो पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखने वाले हैं? V लिखने वाले हैं। तो अब इसको कंसिडरेशंस में कैसे लेना? आप जैसे मान लो मैं लिखता हूं पोटेंशियल को ऐसे 30, ठीक है, सपोज करो, जस्ट ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं। तो आप क्या कर लो, इंस्टीड ऑफ कंसिडरिंग, जैसे मान लो हाई पोटेंशियल को मान लो मैं कंसिडर करता हूं 40, तो लो पोटेंशियल कितना लेना पड़ेगा? लो पोटेंशियल लेना पड़ेगा 10, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 बना रहे। देखो पोटेंशियल इसमें क्या लिखा है कि अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल 30 है, इसका मतलब उसके हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस 30 होना चाहिए। मान लो मैं इसको 90 कंसिडर कर रहा हूं, तो यहां मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए? यहां मुझे 60 कंसिडर करना चाहिए, ताकि इन दोनों का डिफरेंस क्या बना रहे? 30 बना रहे। तो क्यों ऐसे उल्टे पुल्टे मुझे कंसिडरेशंस लेने चाहिए? मैं सिंपल ऐसा ले सकता हूं कि जिसका हाई पोटेंशियल है वो मैं 30 कंसिडर कर लूं, और जो लो पोटेंशियल है वो 0 कंसिडर कर लूं। ठीक है, ये तो ले सकते हैं। देखो तो भी इनके बीच का डिफरेंस कितना रहता है? 30। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे आगे जाकर के, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन चीजों को करोगे, तो कई बार ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल यहाँ के पॉइंट्स के लिए लिखा जाता है, और इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखा जाता है 0। या फिर सर्किट के कंसिडरेशंस के लिए देखा जाए तो कई जगह क्या किया जाता है, ये जो नेगेटिव प्लेट होती है इसको बोला जाता है कि ये ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 0। और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम कंसीडर कर लेते हैं V, जो कि हाई पोटेंशियल है। एक्चुअल में यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया कि एक बैटरी ही कनेक्ट की है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका अलग हो गया। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल हमने V था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में V रहा होगा। तो अगर इसको V कंसिडर कर रहा हूं तो ये 0 कंसिडर करना होगा, तो ही इनके बीच का डिफरेंस V बना रहेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे हम। चलो, इसका कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे? इस पॉइंट को हम ले लेते हैं VA, और ये वाले को ले लेते हैं VB। ठीक है, वो लेना कंपलसरी है, क्योंकि आप सेकेंड स्टेप में साइन का मिस्टेक ना करें। तो चलो, पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप था फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऐसे ही तो ट्रैप रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से। इसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ट्रैप करके रखा है, इसी के लिए हमने यहाँ पर एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा कि इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या किया जाए? सिंपल, एक आप कर सकते हो ऐसे गॉस थ्योरम ड्रॉ कर, एक गॉस थ्योरम के लिए ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, ऐसे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, ऐसे डॉटेड लाइन से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया थोड़ा सा। ठीक है, चलो दिख ही रहा है। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस मान लेते हैं कुछ r। क्या किया है, दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अंदर वाले प्लेट के लिए रेडियस कंसीडर किया गया है a, बाहर वाले प्लेट के लिए रेडियस कंसीडर किया गया है b, गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस कंसीडर कर रहा हूं r। ठीक है, ये डॉटेड लाइन कर देता हूं जो गॉसियन सरफेस है। ठीक, गॉसियन सरफेस के लिए हम जो रेडियस कंसीडर कर रहे हैं वो रेडियस कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? r कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, रैंडमली ऐसे भी कंसीडर किया, यानी मेरा r जो है वो वेरिएबल होगा, और r की जो लिमिट जाएगी वो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? a से बढ़ते बढ़ते b तक जाएगी, r हमारा वेरिएबल रहने वाला है। अब क्या करूं, यूजिंग गॉस थ्योरम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, ds मतलब सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r का स्क्वायर, सारा का सारा चार्ज ही इनक्लोज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का स्क्वायर। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमें एक्चुअल में रिजल्ट इसके लेने हैं, हमें ये रिजल्ट ले लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से? सेकंड स्टेप इज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग अ फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं और यहां पर सेकंड स्टेप कंफर्म करते हैं। देखो सेकंड स्टेप बना लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी थी,
इलेक्ट्रिक फील्ड आया था पहला स्टेप सॉल्व करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक, सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अपने को। देखो पोटेंशियल हाई माइनस लो करना पड़ेगा, यानी VA माइनस VB निकालना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन उल्टा होता है यहाँ पे, अगर ये A से B होता है तो इंटीग्रेशन B से A होता था, ये बढ़ाया गया था, आपको ध्यान रखना था। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ठीक है, चलो फटाफट वैल्यू डाल देते हैं। E की वैल्यू क्या डाल दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचा रहेगा, 1/r स्क्वायर dr, A से लेकर के B तक की लिमिट, और यहाँ पर एक बाहर नेगेटिव साइन। ये निकल के आ गया VA माइनस VB, निकाल दो। VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r, यानी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव कंपनसेट हो जाएगा -1/r आने की वजह से, और ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसको ऐसा लिखा जाए, मतलब आगे सॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B डिवाइडेड बाई AB। सर इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसमें छोटा सा प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो A छोटा आएगा, जो B होगा वो बड़ा है, यानी A माइनस B निकालोगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी आपका पोटेंशियल VA माइनस VB नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ तो मिस्टेक कर रखी है, उस मिस्टेक को जरा एक बार सर्च करने की कोशिश करिए। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, हम फॉर्मूले आपको याद रखवा चुके हैं बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट dr होता है। इसमें आपको मिस्टेक्स ढूंढने हैं। देखो क्या मिस्टेक है, हम जब आपसे बार बार यह कहा जाता है कि बेटा फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो इसमें E डॉट dr क्यों कहा जा रहा है, ताकि आप दोनों के बीच में एंगल को ध्यान दें। E डॉट dr मतलब मॉड ऑफ E मॉड ऑफ dr cos थीटा। अब इसमें एंगल का क्या रोल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से चल रही है, बाहर की तरफ आउटवर्ड आ रही है, लेकिन जो तुमने dr लिया है, जो डिस्टेंस लिया है, उसकी लिमिट ले रहे हो B से लेकर के A। B से लेके A मतलब कौन सा डायरेक्शन में आप कंसिडर कर रहे हो, अंदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रही है और आप डिस्टेंस जो ले रहे हो वो अंदर की तरफ ले रहे हो, यानी यहां पर एक टर्म मुझे लिखना पड़ेगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। वो माइनस जो होता है इन नेगेटिव्स को कंपनसेट कर लेता, और उस नेगेटिव को कंपनसेट करने के बाद से, जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव cos 180 होता, माइनस माइनस खत्म हो जाता, ठीक है, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता, तो जब इसको इंटीग्रेट करते तो -1/r आ रहा था। इसके बाद ये अंदर का साइन जो होता है ये B माइनस A हो जाता, तो आपका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। हमने क्या कंसिडर किया है, VB को 0 कंसिडर किया है, यानी VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या कह सकते हो, थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूं, इसको ध्यान रख सकते हो ये भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बाहर लिया है, और जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, B से लेकर के A, मतलब अंदर की तरफ ले रहे हो। आप क्या कर सकते हो कि दोनों डिस्टेंस को सेम ले सकते हो। जैसे मान लो इसमें चेंजेस क्या किए जा सकते हैं, आप लिमिट अगर ऐसा कर दो कि ये हो जाए A से लेकर के B, अगर मैं ऐसा लिमिट चेंज कर दूं तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, मतलब dr की डायरेक्शन बाहर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर हो गया, यानी यहाँ पर cos 180 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने AB कर दिया तो ये वाला टर्म जो है ये बदल करके BA हो जाना चाहिए। तो आप इस मेथड से भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये वाला भी तरीका गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव से नेगेटिव यानी बाहर की तरफ लिया है, और जो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं B से लेकर के A मतलब अंदर ले रहे हैं, तो आपको पहले वाले में cos 180 लिखना था, वो एक तरीका था। सेकंड मेथड आप ये सॉल्व कर सकते हो कि मैं क्या करूं, A से B की लिमिट ले लूं, तो जब मैं A से B की लिमिट लूंगा तो वो dr की जो डायरेक्शन हो गई वो बाहर हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो भी बाहर हो गई, और दोनों का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है तो cos 180 लिखने के लिए नहीं आएगा, cos 0 लिखना पड़ेगा, दैट्स वैल्यू इज 1। तो यहाँ पर हमें वो कंसिडरेशंस लेना चाहिए। अगर आप A से B लेते हो तो ये BA हो जाएगा, और अगर BA करते हो और जब B की वैल्यू 0 रखोगे तो ये माइनस साइन फिर से आ जाएगा, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कंपनसेट कर देगा। दोनों तरीका है, दोनों तरीका आप यूजुअली फॉलो कर सकते हो। सिंपल आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है कि सर हम जो पोटेंशियल लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर VB लिख सकते हैं,
और इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, चलो ये तो हमारा सेकंड स्टेप कंफर्म कर लिया। सेकंड स्टेप के में रिजल्ट रख लेते हैं और इसको थर्ड स्टेप में यूज करते हैं। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था कि आपको Q इज इक्वल टू CV यूज करना है। चलिए यूज कर लेते हैं। पोटेंशियल की जगह क्या डालना होगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी KQ लिख देते हैं इसको, KQ B माइनस A डिवाइडेड बाई AB, वैल्यू डाल दीजिए। तो Q इज इक्वल टू C, वोल्टेज की जगह डाल दो KQ डिवाइडेड बाई AB, और ये हो जाएगा B माइनस A, Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये ऊपर चला जाएगा AB, B माइनस A नीचे आ जाएगा और KB डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस आपका आ गया एक स्फेरिकल कैपेसिटर का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब इसमें क्या करना होगा? स्टेप्स तो वही रहने वाले हैं, स्टेप्स में कोई बदलाव है नहीं। फिर वही सोचो, अंदर वाली प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, बैटरी को बाहर, ये बाहर वाली प्लेट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। मतलब इसको हम मान सकते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर हम कंसिडर करें तो V है, और इस सेकेंड वाली प्लेट को हमने अर्थिंग कर दिया, जैसे प्रीवियस में आपको समझाया था सेम तरीका। अब इसके लिए पोटेंशियल मान लीजिए A और यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए B, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ। ठीक, ओके, चलो स्टेप 1 फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है दोनों प्लेट्स के बीच में होगी, तो हमने बीच पे क्या किया? R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, वहां पे फॉर्मूला लगा दो, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सारा का सारा चार्ज इनक्लोज है, तो वो चार्ज इनक्लोज आ गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकल जाएगी। सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या कंसिडर करोगे? 2 पाई RH स्फीयर, वो सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो 2 पाई RH हमने एक इसका गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया ले लिया। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू H मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल चुकी। अब सेकेंड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल को फाइंड किया जाए। अब वेरिएबल क्या है? ऑब्वियस हमने R रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया है, तो R वेरिएबल है A से लेकर के कहां तक का? B तक। चलिए सेकेंड स्टेप यूज करें। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। तो हम ध्यान रखते हैं इस बार प्लानिंग कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ चल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की चल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी मुझे उधर ही लेना चाहिए। यानी डिस्प्लेसमेंट कहां से लेना चाहिए? A से लेकर के B तक का, तो ये A से लेकर के B तक हो गया। अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट A से B रखी है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? VB माइनस VA हो जाएगा, उल्टा बनता है। अब देखो वैल्यूज डाल दो बस इसमें। VB की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ पे डाल दो VB की वैल्यू हो गई 0। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कंपनसेट कर लेगा। ओके, अब लिख डालते हैं फटाफट। VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। तो इसमें से देखो Q बाहर निकल जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1/r dr। ठीक है, अब लिमिट कहां से कहां तक? A से लेकर के B तक। 1/x dx इंटीग्रेशन इज log x। उनका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा? VA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H, ये बन जाएगा log R, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी log B माइनस log A। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? log B बाई A। यहां से पोटेंशियल आ गया मेरा VA इज इक्वल टू हो गया Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H, और ये हो जाएगा log B डिवाइडेड बाई A। ठीक है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ऐसे नोट कीजिए। सब लास्ट थर्ड स्टेप यूज कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के रिजल्ट को रखते हैं, इसे थर्ड स्टेप में यूज कर रहे हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या था? Q इज इक्वल टू C भी यूज करो, बस Q V की वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? C Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H log B बाई A, ये हो जाएगा Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस ये सारे टर्म ऊपर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H और ये log B बाई A नीचे। ठीक है, कैपेसिटेंस आ चुका। क्यों जरूरी है ये सारे स्टेप्स याद रखना?
क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के वेरिएशंस दिए जा सकते हैं। जैसे एक जेडब्ल्यू का क्वेश्चन था, उसका वेरिएशन मैं आपको बताऊं, सिंपल था लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें सोचना था। उसमें क्या था कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही उन्होंने पूछा था, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में थोड़ा सा चेंज किया था। उन्होंने बोला था कि दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स मान लीजिए, इस पे चार्ज मान लो Q1, इस पे चार्ज मान लो Q2, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है। फिर कहा था Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब बताना था कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो जब आप इसका बेसिक्स ध्यान रखोगे तो ही इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाओगे। उसमें क्या था कि अगर मैं यहां इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने जाऊं तो एरिया तो देखो दोनों का ए ही रहने वाला है, तो इसका सिग्मा 1 अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा Q1 बाई ए, और इसका सिग्मा 2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई ए। अब स्टेप्स याद रखो। पहला स्टेप क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए इस पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगी, इस पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगी। तो प्रीवियस में जब हम डेरिवेशंस कर रहे थे कैपेसिटेंस का, तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ देते थे। लेकिन यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई ए। इसके बाद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है, डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन एंड कैलकुलेशंस, आगे कैपेसिटेंस का हम कर सकते हैं। स्टेप्स याद रखने। पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यूजिंग गॉस थ्योरम कर सकते हैं अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। सेकंड स्टेप पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद पोटेंशियल निकालिए, और पोटेंशियल निकालने के बाद यूज कीजिए Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। ओके, आज का लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी इन अ कैपेसिटर। देखो हम किसी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब तक हमने क्या फाइंड किया कि कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया, पोटेंशियल निकालना सीख लिया, एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अगर एनर्जी निकालना है तो मुझे वर्क डन की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमने पढ़ रखा है कि वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये तो हम लिख सकते हैं। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसके बारे में जरा सोचते हैं। मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पहले से अनचार्ज था, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। हमने क्या किया, धीरे धीरे इसको चार्ज देना स्टार्ट किया। नाउ इसके पास जो चार्ज है वो मान लीजिए कैपिटल Q का चार्ज है। पहले से इसके पास कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज 0 थे, अनचार्ज था। बाद में उसके पास हमने कुछ चार्जेस को स्टोर कर लिया, यानी ये हो गई आपकी इनिशियल कंडीशन और ये हो गई आपकी फाइनल कंडीशन। इनिशियली देखिए आपने कोई सिस्टम पे काम नहीं किया है, कोई एनर्जी नहीं होगी, इनिशियल एनर्जी तो हमने चलिए 0 रख लिया। आपको सिर्फ क्या देखना होगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालनी होगी। अब प्रॉब्लम इसके साथ कैसे, देखो जैसे मान लो यहां पर कोई भी चार्ज नहीं था, आप एक मान लीजिए एक प्लस चार्ज यहां पर ला करके रखते तो उसके लिए वर्क डन आता 0, क्योंकि इसको किसी के अगेंस्ट में नहीं रखना पड़ रहा है, आराम से फ्री है तो आप उसको ला करके यहां से रख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अगर दूसरा आपने एक पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश की तो ये चार्ज पहले से यहां पर प्रेजेंट है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेजेंट चार्ज है, मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं Q1, आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो Q1 के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए चार्ज को हम नाम देते हैं Q2 को रखने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन Q1 के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। चलिए आपने कुछ भी मेहनत की और यहां पर ला करके Q2 चार्ज को भी रख दिया। अब सपोज कीजिए एक Q3 चार्ज है, इसको आप ला करके रख रहे हैं, मतलब अगेन आपको वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन जो करना पड़ेगा वो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, यानी यहां पर जो वर्क डन होगा वो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट में काम होगा। मतलब वर्क डन आपका कांस्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये फाइनल कंडीशन इनिशियल कंडीशन हमने लिख ली, बीच की किसी कंडीशन को हम जरा स्टडी करके देखते हैं कैसे करते हैं। मान लो कोई चीज बार बार वेरी करती है तो आप क्या करते हो, बीच की किसी सिचुएशन को स्टडी करते हो और उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट कर देते हो, तो इससे आपका पूरा सिचुएशन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा होगा वो मुझे मिल जाता है। सपोज करो हम क्या करते हैं, बीच की किसी सिचुएशन को स्टडी करते हैं कि किसी टाइम पर इस कैपेसिटर पे मान लो Q0 चार्ज रहा होगा,
सपोज करो कि इस कैपेसिटर पे पहले Q0 चार्ज रहा होगा किसी टाइम पर, ठीक। इससे क्या होगा, अब यहां पर चार्ज चलिए हमने Q0 मान लिया और सपोज किया कि एक dQ0 का छोटा सा चार्ज ला करके मैं यहां रख रहा हूं। अब इस छोटे से चार्ज को ला करके रखने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो छोटा सा वर्क निकालते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है बेटा पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज तो वो वाला लेते हैं जो हम लेकर के आ रहे हैं, तो चार्ज कौन सा लेकर के आ रहे हो, dQ0 का चार्ज तुम लेकर के आ रहे हो। अब पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, जो रेस्ट ऑफ द चार्जेस हैं उनकी वजह से हमें पोटेंशियल कंसीडर करना पड़ता है। मतलब रेस्ट ऑफ द चार्ज जो है वो क्या है हमारे पास, Q0। अब इसकी वजह से आप पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीका, Q इज इक्वल टू होता है CV। चार्ज की जगह पे हमारा क्या है Q0, C तो नहीं बदलेगा। कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, मतलब वो क्या होता है, जो कैपेसिटर होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो उस कैपेसिटेंस जो है वो बदलता नहीं है। और यहाँ का पोटेंशियल हो गया V। तो पोटेंशियल हमने लिख लिया, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो गया Q0 डिवाइडेड बाई C। यहाँ पर वो वैल्यू डाल दीजिए, ये हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई C और dQ0। ये छोटा सा वर्क डन आ गया। इसी वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल कौन सी चीज है, तो इसमें वेरिएबल क्या है Q0 है। इनिशियली Q0 की वैल्यू क्या थी 0 और फाइनली Q0 की वैल्यू क्या बन गई थी कैपिटल Q। तो 0 से लेकर के कैपिटल Q तक हमने इंटीग्रेट कर लिया। फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, देखो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ओके, एक चीज और लिख सकते हैं, अगर मान लो हम Q की जगह CV रिप्लेस कर दें, अगर हम यहां पर Q की जगह C इंटू V रिप्लेस करें तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर। इसको लिखिए, फिर कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं कि ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है और ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है। तो ये सब चीजें हटा दे रहा हूं। आपको वर्क डन मिल चुका, जो वर्क डन होगा वही एनर्जी होने वाली है। ध्यान से देख लीजिएगा कैसे, भाई आपकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो 0 हो गई, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही आपको क्या मिलने वाला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब यही वर्क डन क्या हो गया है, हाफ CV स्क्वायर। तो वर्क डन या फिर आप कह सकते हो एनर्जी के दो फॉर्मूले बन चुके हैं आपके पास, एक तो बना है हाफ CV स्क्वायर और एक बना है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। देखो दोनों फॉर्मूले का अपना इंपॉर्टेंस है, किस फॉर्मूले को कब कैसे यूज करना है वो जानना जरूरी है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहे कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हमने V वोल्ट से चार्ज कर रखा है, मतलब इसमें बैटरी जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूं, इसमें प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना घटाना स्टार्ट करूं। जैसे मान इनकी बीच की डिस्टेंस थी D और ये प्लेट का जो एरिया था, सपोज करो प्लेट का एरिया था कुछ A। मान लो मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ये V वोल्ट से कनेक्टेड है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज स्टोर है, ठीक। अब मैं क्या करूं, इसके डिस्टेंस को चेंज करूं। सपोज कह रहा हूं कि डिस्टेंस को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो अगर डिस्टेंस को हमने 2D कर दिया तो होगा क्या, जो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसमें चेंज आएगा। जैसे कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये तो पुराना वाला कैपेसिटेंस होगा। अगर मान लो मैं नया वाला कैपेसिटेंस C डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D, ठीक है। यानी आपकी जो कैपेसिटेंस है, जो नई वाली कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले कैपेसिटेंस की हाफ हो गई, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। अगर मैंने इस कैपेसिटर को V वोल्ट के पोटेंशियल से ज्वाइन कर रखा है, मतलब ये पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल जो है आपका बदलेगा नहीं। तो आपको सिर्फ किस चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना होगा। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके आप फटाफट उसके वैल्यूज को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ की एनर्जी, आपकी नई वाली एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ। कैपेसिटेंस की जगह कितना हो जाएगा C/2 V का स्क्वायर, यानी जो पुरानी वाली एनर्जी थी उसके कंपेयर में नई एनर्जी हाफ हो जाएगी। मान लीजिए मैं लिखता हूं U न्यू, तो ये हो जाएगा U ओल्ड डिवाइडेड बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी पहले वाली तो यही थी, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। उसके कंपेयर में देखा जाए तो नई वाली एनर्जी क्या हो गई है, पुराने वाले पोटेंशियल एनर्जी की हाफ हो गई है। अब जरा इसमें सोचो,
ये कब यूज करना है कि मान लो मैं बोलूं कि एक जो कैपेसिटर है उसको मैंने किसी बैटरी से चार्ज कर रखा था, नाउ बैटरी हैज बीन रिमूव्ड, बैटरी को मैंने निकाल दिया। तो बैटरी निकालने की वजह से क्या होगा, अब देखो कैपेसिटर में कोई चार्ज सप्लाई करने वाला नहीं है। इसमें क्या था, इसमें जैसे इसके बीच में डिस्टेंस को बढ़ाया घटाया तो चार्जेस जो थे तो बैटरी की वजह से वो रीअरेंज हो जाते थे, लेकिन यहां पर कोई भी चार्ज को रीअरेंज करने वाला नहीं है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो Q होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे जब बैटरी कनेक्टेड है और हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आप हाफ सीवी स्क्वायर लगाइए, और अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, कैपेसिटर आइसोलेटेड है, चार्जेस में कोई चेंज नहीं आते हैं, तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। अब जैसे इसमें सेम क्वेश्चन यहां लगा दीजिए कि इसमें भी हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो यहां पर भी जो नया कैपेसिटेंस था वो पुराने वाले कैपेसिटेंस का हाफ हो गया। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखूं तो वो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कैपेसिटेंस की जगह कितना लिखना पड़ेगा, c/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये पूरा जो है वो ओल्ड एनर्जी होगी, पहले वाली कितनी स्टोर थी, यानी ये इनिशियल का 2 टाइम्स, यानी फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। हाफ सीवी स्क्वायर आप तब यूज करोगे जब बैटरी से वो कनेक्टेड है, आपको वहां पे कहीं ना कहीं हम एक चार्ज सोर्स दे रखे हैं जहां से चार्जेस एक्सचेंज हो रहे हैं, वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, कंडक्टर्स डालेंगे और डिफरेंट चीजें डाल करके इसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें भी ऐसे ही कंडीशंस बनाए जाएंगे कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई या बैटरी कनेक्टेड रखी तो एनर्जी में किस तरह के चेंजेस आएंगे। तो यही फॉर्मूला आपको आगे जाकर के यूज करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।